नेपाल जल रहा है। नेपाल के जेनजी जो आज से कुछ दिन पहले मीम्स बना रहे थे, आज उन्होंने वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया है। पार्लियामेंट ऑफ नेपाल जला दिया गया। वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स को स्टूडेंट्स ने सड़कों पर घसीटा। आखिर ये सारा माजरा क्या है? कैसे एक छोटा सा पीसफुल प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि वहां के सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इस्तीफा देना पड़ा। ये चिंगारी तब लगी जब गवर्नमेंट ने अचानक ऐलान किया कि वो 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा रही है, जिनमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल थे। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं लोगों की तरफ से और ये मुल्क के अमन के लिए खतरा है। लेकिन अवाम ने फ़ौरन समझ लिया कि ये असल में अवामी आवाज़ को दबाने का तरीका है। नेपाली नौजवानों के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक तफरी नहीं है, बल्कि ये उनके लिए आवाज़ थी। इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए वो पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ पहुँचाते थे, अपनी बात रखते थे। लेकिन जब इन पर बैन लगाया गया तो यहीं प्रोटेस्ट की पहली लहर ने जन्म लिया। सोशल मीडिया पर पाबंदी के ऐलान के बाद सबसे पहला एहतजाज नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडो के इलाके माइथीघर मंधाला से शुरू हुआ। ये जगह हमेशा सियासी और समाजी तहरीकों का मरकज़ रही है। इब्तिदा में ये सिर्फ स्टूडेंट्स और नौजवानों का एक पुरअमन एहतजाज था, जो प्ले कार्ड्स उठाए हुए नारे लगा रहे थे कि नेपो किड्स हटो, आवाम को मौका दो और एड का हिसाब दो। ये नारे साफ और सीधे थे। ये एहतजाज खटमंडो तक महदूद नहीं रहा, चंद ही दिनों में ये पूरे मुल्क में फैल गया। पुकारा, विराट नगर और भरतपुर और दीगर बड़े शहरों में नौजवानों ने सड़कों पर आकर आवाज़ उठाई। खास बात ये थी कि ये तहरीक ज़्यादातर जेनजी की तरफ से लीड की गई थी, यानी वो नस्ल जिसे आमतौर पर सियासत से बड़ा ही दूर समझा जाता है। लेकिन यहाँ उन्होंने ये दिखाया कि जब आज़ादी और इंसाफ की बात आती है तो वो सबसे आगे होते हैं। पहले दिनों में हुकूमत ने एहतजाज को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब हजूम बढ़ने लगा तो पुलिस को हरकत में लाया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, लाठी चार्ज किया गया, यहाँ तक कि उन पर डायरेक्ट फायरिंग की गई और ये एक्चुअल बुलेट्स थी, कोई रबड़ बुलेट्स नहीं थी। इसका नतीजा ये निकला कि कई स्टूडेंट्स जख्मी हुए और कुछ की तो जान चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 19 लोगों की डेथ हुई इस फायरिंग में। यही वो लम्हा था जब आवाम के गुस्से को मजीद भड़का दिया गया। वो पुरअमन एहतजाज से निकलकर गुस्से के लावे में बदलने लगे। तशद्दुद बढ़ने के बाद अवाम ने अपनी नज़रें इस निज़ाम की इलामती इमारतों पर जमा दी। सबसे पहले निशाना बनाया गया पार्लियामेंट हाउस को। पार्लियामेंट हाउस को जला दिया गया, प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर जला दिया गया, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का घर भी जला दिया गया। ये आग सिर्फ इमारतों को जलाने के लिए नहीं लगाई गई, ये अवाम के गुस्से और मायूसी की चीख थी। सवाल ये है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों थे? वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन था या वजह कोई और थी? देखिए, नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक एक करप्ट गवर्नमेंट है। नेपाल के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये छोटा सा मुल्क बज़ाहिर तो अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन माशी तौर पर यह काफ़ी हद तक कमज़ोर है। लेकिन हालिया दिनों में नेपाल के पॉलिटिशियंस और उनके बच्चों की कुछ वीडियोस बहुत वायरल हुई, जिनमें वो लाखों रुपए की घड़ियां पहने हुए हैं, महंगी महंगी गाड़ियों पे सफ़र कर रहे हैं और अपनी लग्जरी लाइफ को शो कर रहे हैं। ये बात नेपाली लोगों को बहुत बुरी लगी कि कैसे पूरे मुल्क में बेरोजगारी बढ़ चुकी है और सियासतदानों के बच्चे उसी अवाम के दिए हुए टैक्स को बहरून मुल्क की ट्रिप्स पर उड़ा रहे हैं। इस गुस्से को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जब नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर अवाम के हाथ आए तो अवाम ने उन्हें कितनी बुरी तरह से पीटा। और वैसे भी नेपाल में डेमोक्रेसी बराए नाम ही थी। वैसे 1951 में पार्लिमानी जमहूरियत को इंट्रोड्यूस करवाया गया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक चल न सकी। 1960 में दोबारा से डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से नेपाल में कई दंगे फसाद हुए। लेकिन 2008 ही वो साल था जब पूरी तरह से मोनार्की का खात्मा हुआ। लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी इतनी कमज़ोर थी कि हर साल एक प्राइम मिनिस्टर बदला जाता। 2008 के बाद तकरीबन 14 मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स बनी और टूटी, मतलब 14 प्राइम मिनिस्टर आए। और ये हुकूमत का चक्कर एक दो पार्टीज के चंद लोगों में चल रहा था। केपी शर्मा ओली, जो कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल की, वो उससे पहले 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि नेपाल में 2008 के बाद कितने प्राइम मिनिस्टर्स आए और उन्होंने कितनी बार हुकूमत की। यानी समझ लें यहाँ आवाम पहले ही बड़ी परेशान थी, बस उन्हें एक मौका चाहिए था, जो कि सोशल मीडिया पर बैन लगाकर केपी शर्मा ओली ने आवाम को दे दिया। इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं कि जैसे एक बारूद का पहाड़ था, उस पर बस एक चिंगारी लगाने की ज़रूरत थी। इस प्रोटेस्ट का इम्पैक्ट ये हुआ है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे अभी केपी शर्मा ओली, वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और तमाम लीडरशिप तकरीबन मुल्क छोड़ चुकी है।
यहाँ तक कि ओपोजिशन पार्टीज के जो मेंबरान थे उनके घरों पर भी हमला किया गया। बस अब देखना ये है कि जेनजी का रेवोल्यूशन नेपाल को बदल सकता है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल आने वाले वक्त में दुनिया की एक बेहतरीन कंट्री बनकर उभरे।